हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सी प्लस प्लस के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, दैट इज डायनामिक कंस्ट्रक्टर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डायनामिक ऑब्जेक्ट, और वहाँ पर हमने बात की थी कि डायनामिक ऑब्जेक्ट और डायनामिक कंस्ट्रक्टर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। डायनामिक ऑब्जेक्ट में क्लास आपकी हमेशा नॉर्मल होगी, रूटीन क्लास होगी, और मेन प्रोग्राम में हम यूज़ करते हैं न्यू डिलीट का। डायनामिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, ये सब काम हम मेन में करते हैं, जो हमने किया लास्ट लेक्चर में। डायनामिक कंस्ट्रक्टर के केस में हम लोग क्या देखते हैं कि क्लास डेफिनेशन में हम न्यू डिलीट का यूज़ करते हैं, और मेन हमारा होता है रूटीन नॉर्मल। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको हमेशा दिमाग में रखना है। अब बात करते हैं वापस डायनामिक कंस्ट्रक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों, आपको याद होगा जब मैंने कंस्ट्रक्टर आपसे डिस्कस किया था, तो मैंने आपको एक बात स्पेशली बोली थी कि कंस्ट्रक्टर मीन्स ऑब्जेक्ट बिल्डर। ऑब्जेक्ट बिल्ड करता है, मतलब कंस्ट्रक्टर का प्राइमरी काम है मेमोरी अलोकेट करना, एक ऑब्जेक्ट के लिए स्पेस अलोकेट करना, और सेकंड उसका इंपॉर्टेंट काम होता है टू इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट या टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। तो नॉर्मल केस में हम लोग कहीं भी पढ़ते हैं कि कंस्ट्रक्टर मतलब दे आर यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, लेकिन आप उसमें एक इंपॉर्टेंट एडिशन क्या करो कि कंस्ट्रक्टर्स आर द ऑब्जेक्ट बिल्डर। जब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इंटरनली उस ऑब्जेक्ट को बिल्ड करने के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। चूंकि हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में काम कर रहे हैं, तो इतना फील नहीं कर पाते हैं इस बात को, लेकिन डायनामिक कंस्ट्रक्टर वो टॉपिक है जहाँ पर आप फील करोगे कि मैं पहले ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी क्रिएट कर रहा हूँ, और रन टाइम पर जब पर्पस सॉल्व हो जाएगा तो मैं उस ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी को रिलीज कर रहा हूँ। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की वर्किंग में दिखेगा, और हम रियल डेफिनेशन को समझ पाएंगे कि सही मायनों में कंस्ट्रक्टर का क्या रोल है, सही मायनों में डिस्ट्रक्टर का क्या रोल है। तो मुझे उम्मीद है लेक्चर के बाद आपको लाइफ लॉन्ग ये क्लैरिटी डेवलप होगी कि कंस्ट्रक्टर मीन्स ऑब्जेक्ट बिल्डर, द सेकेंड इंपॉर्टेंट टास्क इज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट पैरामीटर्स। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रही बात। देखते हैं हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल की बात करते हैं। मेन प्रोग्राम में एक क्लास मैंने डिफाइन कर दी यहाँ पर, और सपोज मुझे एक ही इंटीजर के लिए मेमोरी अलोकेट करनी है, और मैंने इंटीजर के बजाय क्या ले लिया यहाँ पर, पॉइंटर। अच्छा, हमने पढ़ा है कि पॉइंटर एड्रेस को स्टोर कर पाएगा, सीधे वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाएगा। अगर मेन प्रोग्राम की बात करें हम यहाँ पर, तो मेन में हम क्या क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, इंट मेन। मेन में हम सिंपली चाहते हैं कि एक टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, और यहाँ कुछ वैल्यू स्टोर हो जाए 25। ये हम चाह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर कॉल हो और वहाँ पर एक वैल्यू असाइन हो जाए हमारी 25, और इसी वैल्यू को हम शो कर दें, प्रिंट कर दें, और रिटर्न 0 एंड ऑफ मेन। इतना सा काम किया हमने। मतलब डायनामिक कंस्ट्रक्टर के केस में मेन तो नॉर्मल है, पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड रूटीन, ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, डिस्प्ले कॉल करो, जैसे ही ये रिटर्न करेगा, मेन फंक्शन टर्मिनेट होगा, इट विल कॉल इट्स डिस्ट्रक्टर। तो रन टाइम पर ही मेमोरी क्रिएट होगी, रन टाइम पर मेमोरी डिस्ट्रॉय होगी। लेकिन अब ये काम मेन में नहीं हो रहा है, ये सब काम कहाँ होगा, कंस्ट्रक्टर बॉडी में। देखते हैं अब क्या होगा। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने पढ़ा है कि पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर होता है, क्लास का नेम कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है, सारे कॉन्सेप्ट आप जानते हो। तो मैंने कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया इंट, और एक वैल्यू दे दी एक्स। अब सीधे सीधे मैं एक्स को असाइन कर पाऊंगा क्या यहाँ पर? अरे पीटीआर एलिजिबल है क्या डेटा को स्टोर करने के लिए? तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात क्या समझ में आना जरूरी है कि पीटीआर डेटा स्टोर करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये तो एक इंटीजर है, कल से 50 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो पीटीआर के पास कोई मेमोरी नहीं है, आपको मेमोरी डायनामिकली क्रिएट करना पड़ेगी। तो यहाँ एक्चुअल फील आता है डायनामिक कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन का कि ये एक्स सीधे सीधे स्टोर नहीं होगा पीटीआर में। क्या करोगे आप? हम यहाँ डिक्लेयर करेंगे पीटीआर असाइंस
न्यू और इंट, तो हमने न्यू ऑपरेटर पढ़ा हुआ है, 4 बाइट का मेमोरी एरिया रिजर्व हो गया। ऐसा करने से हुआ क्या, जैसे मैंने टेस्ट OB1 डिक्लेयर किया था तो OB1 ने क्या किया था, एक PTR को डिक्लेयर कर दिया इसने बस, और इसका खुद का कुछ एड्रेस है, ये हमारा हो गया OB1। इतना पॉइंट क्लियर है आपको अच्छे से। अरे जब ऑब्जेक्ट 1 बना तो उसने सिर्फ पॉइंटर को होल्ड किया यहाँ पर, लेकिन अब पॉइंटर 25 को स्टोर तो नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या होगा, डायनामिकली एक मेमोरी एरिया क्रिएट हुआ, एक लोकेशन क्रिएट हुई 4 बाइट, और इसका एड्रेस किसने स्टोर कर लिया, PTR ने। सो दिस PTR विल पॉइंट टू दैट डायनामिकली क्रिएटेड लोकेशन, उस लोकेशन को पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। मतलब ये ऑब्जेक्ट स्टैटिक है, लेकिन ऑब्जेक्ट में चूंकि पॉइंटर है तो वो पॉइंटर किसी भी डायनामिक डेटा को स्टोर कर सकता है। ये किया हमने यहाँ पर। अब जब ये लोकेशन आ गई मेरे पास तो मैं 25 स्टोर कर सकता हूँ, PTR में नहीं कर पा रहा था डायरेक्ट, तो यहाँ मैं लिख पाऊंगा आप स्टार PTR असाइंस X। आप चाहो तो कंस्ट्रक्टर का अगर मैसेज आपको करना हो तो मैसेज कर दो यहाँ पर, और एंड ऑफ कंस्ट्रक्टर। दोस्तों ये बन गया कॉपी कंस्ट्रक्टर, सॉरी डायनामिक कंस्ट्रक्टर। तो डायनामिक कंस्ट्रक्टर होने का मीनिंग आपको समझ में आ गया क्या है। डायनामिकली पहले मेमोरी क्रिएट करो, ये तो 4 बाइट का एक एग्जांपल लिया है, अभी 10 इंटीजर भी लेना होंगे आपको, तो एक्स अगर 10 होता तो मैं 10 इंटीजर्स के लिए मेमोरी अलोकेट कर देता, फिर वहाँ पे डेटा असाइन कर देते हम, कोई अरे पास करते यहाँ से बाहर से, वो पूरा अरे कॉपी कर देते लूप लगा के हम यहाँ पर, सब कुछ पॉसिबल है। क्लियर। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हम लोग मल्टीपल एलिमेंट का एग्जाम्पल भी देख लेंगे प्रैक्टिकल करते समय। तो ये हो गया डायनामिक कंस्ट्रक्टर का केस। एक फंक्शन हमारा हो गया डिस्प्ले, जो वैल्यू स्टोर्ड है वो प्रिंट कर दी हमने यहाँ पर। प्रिंटिंग कैसे करोगे आप, स्टार PTR, और प्रिंटिंग के बाद चाहो तो ये लाइन चेंज कर दी हमने हैंडल। तो दोस्तों ये भी इजी काम था, एक डिस्प्ले फंक्शन हमने कॉल किया, एक डायनामिक कंस्ट्रक्टर आ गया, एक डिस्प्ले आ गया, और हमने अगर मेमोरी न्यू से क्रिएट करी है तो एक लाइन पड़ी थी कि जब भी डेटा आप डायनामिकली क्रिएट करोगे तो तुरंत मेमोरी को डिस्ट्रॉय भी करना पड़ेगा हमको। तो ये दोनों फंक्शन के बाद फिर हमने बना दिया एक डिस्ट्रक्टर, और यहाँ हमने कॉल कर लिया डिलीट PTR, और चाहो तो मैसेज कर दो आप, और एंड ऑफ द क्लास और सेमीकोलन। तो दोस्तों ये एक कंप्लीट हमारी क्लास हो गई जो यहाँ जाके फिनिश हो गई, यहाँ पर एंड ऑफ क्लास, और उसके बाद हमने किसको बना दिया, मेन को। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, आप जैसे ही OB1 कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इसने मेमोरी क्रिएट करी डायनामिकली, 25 स्टार PTR मेमोरी आने के बाद इस एक्स को वैल्यू एट PTR रख दिया यहाँ पर 25, मैसेज हो गया कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, फिर हमने कॉल किया OB1 डॉट डिस्प्ले, आपको मैसेज मिल जाएगा वैल्यू इज 25 जो हमने इंसर्ट की थी बाहर से मेन से, और इमीडिएट बाद जब रिटर्न एग्जीक्यूट होगा तो फिर आपका ऑब्जेक्ट एक्चुअल में डिस्ट्रॉय हो रहा है OB1। जैसे ही ये डिस्ट्रॉय होगा इट विल इंटरनली कॉल इट्स डिस्ट्रक्टर फंक्शन, तो ये डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। डिस्ट्रक्टर का रोल क्या है, जो मेमोरी मैंने डायनामिकली क्रिएट करी है, क्योंकि इसका नाम तो कुछ है ही नहीं, डायनामिकली मेमोरी क्रिएट करी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बचेगा OB1। अब ये जैसे चूंकि बाहर हो गया है तो ये OB1 को फ्री कर देगा, ये नेचुरल फ्री है, लेकिन इस मेमोरी को आपको फोर्सफुली फ्री करना पड़ेगा।
यही कॉन्सेप्ट क्या होता है जब हम बहुत बड़े डेटा सेट के साथ काम करते हैं, डायनामिक ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, तो लैंग्वेजेस को ये पूरा मैनेजमेंट करना पड़ता है। और वो मैंने आपको एक टर्म बताई थी, गार्बेज कलेक्शन करके हम टर्म यूज़ करेंगे इन पर्पस के लिए। जब भी आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, डायनामिकली डेटा क्रिएट कर रहे हो कंटिन्यूसली प्रोग्राम में, तो लैंग्वेज ने आपको फ्रीडम दिया। आने वाली लैंग्वेजेस में जावा में, पाइथन में, सी शार्प में और C++ के जो लेटेस्ट वर्जन है उनमें आपको फीचर मिलेगा कि हम को ये जो डिलीट करने वाली चिंता प्रोग्रामर की है ये नहीं करना पड़ेगी। वो लैंग्वेज ऑटोमेटिकली मैनेज करती है उस काम को हम बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। आप फ्रीली क्रिएट करते जाओ, जब पर्पस सॉल्व हो जाएगा मेमोरी तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझ में आया होगा कि डायनामिक कंस्ट्रक्टर का केस क्या है। मैंने सिंगल एग्जांपल लिया है, अगर मुझे मल्टीपल इंटीजर कैरेक्टर लेना होंगे तो ये मैं प्रैक्टिकल में अब साथ में कवर करूँगा, जिससे आपका टाइम बचे, क्लैरिटी आपको हो जाए थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को लेकर। तो जो अभी हमने डिस्कस किया इसी को अब हम प्रैक्टिकली समझना शुरू करते हैं, ताकि आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाओ डायनामिक कंस्ट्रक्टर के केस के लिए। तो फ्रेंड्स अभी हमने डिस्कस किया डायनामिक कंस्ट्रक्टर का रोल क्या है, क्योंकि हमने बात की थी कि क्लास में न्यू डिलीट का हम यूज़ करेंगे और मेन प्रोग्राम हमारा सिंपल होगा एज इट इज़ नॉर्मल। तो हम देखते हैं डायनामिक कंस्ट्रक्टर का एक्चुअल एडवांटेज क्या है, क्योंकि हम बोलते हैं ना कंस्ट्रक्टर मतलब ऑब्जेक्ट बिल्डर। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को पहले बिल्ड करेगा, मेमोरी क्रिएट करेगा, देन इट विल इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये फील आपको समझ में आना चाहिए। कब कंस्ट्रक्टर का सही यूटिलाइजेशन कब समझ में आएगा, जब हम डायनामिक कंस्ट्रक्टर को प्रैक्टिकली समझेंगे। क्योंकि इसके पहले C++ में स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है, तो हम कंस्ट्रक्टर को बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं कि ये रियलिटी में ऑब्जेक्ट बिल्डर है। पर जो लैंग्वेजेस डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट पे काम करती है वहाँ कंस्ट्रक्टर की एक्चुअल डेफिनेशन यही है। ये आपको क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं। सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर बजाय रूटीन वेरिएबल को लेने के। और हम लोग मेन में क्या चाह रहे हैं अब कि मेन में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें सिंपल। और जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ ये अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करे। अब आप देखो कंस्ट्रक्टर 22 स्टोर कर सकता है क्या डायरेक्ट, अभी नहीं कर पाएगा। तो ये डिस्प्ले डेटा कॉल कर ले, तुरंत बाद वैल्यू प्रिंट कर दे और ये बाद में इसके डिस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा, अपने आप मेमोरी फ्री हो जाए। छोटा सा काम मैंने करा यहाँ पर, मेन में कोई स्पेसिफिक काम नहीं है। अब 22 मेरा सीधे स्टोर हो पाएगा क्या कंस्ट्रक्टर में, क्योंकि यहाँ तो पॉइंटर है। पॉइंटर सीधे डेटा स्टोर कर पाता है क्या, पॉइंटर तो एड्रेस को स्टोर कर पाता है। तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर टेस्ट वैल्यू मैंने रिसीव करी एक, सपोज x, और पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा अब यहाँ पर, पहले मेमोरी का अरेंजमेंट करना है। तो कंस्ट्रक्टर को मैं ऑब्जेक्ट बिल्डर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आएगा यहाँ पर कि सही मायने में पहले मेमोरी क्रिएट होगी। मेमोरी कैसे क्रिएट होगी, तो न्यू और इंट, एक इंटीजर की डिमांड है यहाँ पर, और आप बोल दोगे स्टार ptr असाइंस x। अब ये x की वैल्यू उठा के आपने किसको दे दी, वैल्यू एट ptr, मतलब इस ptr के पास जो एड्रेस है वहाँ पर ये डेटा असाइन होगा। अगर मैं न्यू से मेमोरी क्रिएट नहीं करूँगा तो ये डेटा स्टोर कर पाओगे कि आप, पॉसिबल ही नहीं है, संभव नहीं कर पाए अपन। और चाहो तो मैसेज कर दो कंस्ट्रक्टर वाला, कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया हमने यहाँ पर। तो इतना क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर एक हमने फंक्शन लिख लिया छोटा सा डिस्प्ले, जो वैल्यू हमने भेजी यहाँ पर, प्रिंट कैसे करते हो वैल्यू को आप, ये हमने देख रखा है स्टार ptr। ये काम छोटा सा काम था, पॉइंटर के साथ प्रिंट कर दी वैल्यू। और अब हमने बना दिया एक
डिस्ट्रक्टर। और यहां हमारा मेन काम क्या हो गया अब, डिलीट पीटीआर, और चाहो तो मैसेज कर दो आप डिस्ट्रक्टर। ये हमको पढ़ा हमने कि जब भी मेन से ऑब्जेक्ट टर्मिनेट होगा ये इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये एक रियल डेफिनेशन है कि ऑब्जेक्ट जब फ्री होता है तो पहले जो मेमोरी उसने डायनामिकली क्रिएट करी है वो उसको रिलीज करेगा। अब हो रहा है ये काम सारा मेन में। देखो आप, मेन में सिंपल से स्टेप है, ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट हुआ, जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ पहले उसने मेमोरी क्रिएट करी न्यू से, डेटा असाइन करा, हमने डिस्प्ले कॉल करा तो वैल्यू प्रिंट कर दी। जैसे ही मेन से वो टर्मिनेट हुआ उसने अपना डिस्ट्रक्टर कॉल करा, जो मेमोरी पॉइंटर ने होल्ड की थी, जो एक एड्रेस नया क्रिएट हुआ था वो डिस्ट्रॉय हो गया। पीटीआर, ये OB1 यहाँ से रिलीज होगा जिसने पीटीआर को होल्ड किया हुआ है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये एक्चुअल डेफिनेशन है डायनामिक कंस्ट्रक्टर की। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, करियर के लिए कंपनीज में पता होना चाहिए हमको क्या इसका रोल है। आप देखो वैल्यू प्रिंट हो गई, यहाँ पर पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, वैल्यू इज 22, फिर ये जब टर्मिनेट हुआ तो इसने अपना डिस्ट्रक्टर कॉल कर लिया। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है जो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के रोल को डिफाइन कर रहा है। अच्छा, ये तो सिंगल वैल्यू थी, आप चाहते तो स्ट्रिंग भेज सकते थे। यहाँ पर हमने दे दिया ऑनलाइन या ओसोप जो देना आपको, अब इसको डिस्प्ले कर दिया। अब OB1 में जैसे ही मैंने ऑनलाइन एक स्ट्रिंग पास करी तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अब मैं यूज़ करूँगा कैरेक्टर स्टार, कैरेक्टर पॉइंटर यूज़ कर लिया हमने यहाँ पर। हालांकि लेटेस्ट वर्जन में ये फॉरबिडन हो गया है पॉइंटर का कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब स्ट्रिंग डेटा टाइप अवेलेबल है हमारे पास। केर स्टार पीटीआर यूज़ किया हमने। सबसे पहला काम क्या करना जरूरी, यहाँ पर आपको यहाँ इंक्लूड करना जरूरी है अब स्ट्रिंग डॉट एच, क्योंकि हम स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल कर लें। अब जो स्ट्रिंग हमने यहाँ से पास करी है इसके लिए मेमोरी एरिया क्रिएट करना है, एक से ज़्यादा एलिमेंट की डिमांड है। और न्यू में हमने देखा था डायनामिक अरे वाला केस वही है। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, इंट लेंथ इक्वल टू str len, और इसको हमने क्या दे दिया यहाँ पर s। ये ptr हटा के मैंने एक स्ट्रिंग का पॉइंटर ले लिया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जैसे ही इसकी लेंथ आ जाए तो आप अब लेंथ क्रिएट कर दो, क्या हो जाए, ये नल कैरेक्टर के लिए दे दी स्पेस। हालांकि C++ की स्ट्रिंग क्लास में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं किसके हिसाब से लिख रहा हूँ, सी के बेसिक कैरेक्टर अरे के सिंटेक्स के हिसाब से। क्लियर, फॉरबिडन की आपको एक वार्निंग आ सकती है यहाँ पर। अब अगर डेटा असाइन करना हो तो क्या होगा, str cpy ptr कॉमा s। अरे याद करो आप, स्ट्रिंग कॉपी s मैंने पास की, चूंकि इसको कॉपी करने के लिए मेरे पास स्पेस नहीं है अभी यहाँ पर, तो मैंने कैरेक्टर एक अरे के रूप में लेंथ +1 नल को काउंट करने के लिए लेंथ +1 की स्पेस क्रिएट कर दी यहाँ पर। ये भी डायनामिक कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल है। और कॉपी कर दी स्ट्रिंग को हमने यहाँ पर, और स्टार पीटीआर से स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया। और ये डिलीट के लिए सिर्फ क्या नियम है, हम लोग ब्रैकेट यूज कर लें डिस्ट्रक्टर के लिए। क्लियर, सब कुछ वही है पैटर्न पूरा, बस एक छोटी सी बात नहीं है, सिंगल इंटीजर के बजाय मैंने रेक्टेंगुलर आपको ब्रैकेट यूज करके देखा। ये हमने पहले भी लास्ट एग्जाम्पल में भी किया हुआ है जब हमने डायनामिक अरे की बात की थी यहाँ पर। हाँ, स्ट्रिंग में पासिंग में ज़रूर थोड़ा कन्फ्यूज़न आएगा यहाँ पर अपने को, क्योंकि ये नॉर्मल स्ट्रिंग जो क्लास है उसके साथ में कॉन्ट्राडिक्ट होती है। तो ये अब आने वाले समय में धीरे धीरे आदत छोड़ेंगे इसकी हम, और इस प्रोग्राम में चूंकि कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो अपन यूज़ कर लें यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल्ड वैल्यू इज और डिस्ट्रक्टर कॉल्ड।
तो यहाँ पर ये वैल्यू प्रिंट नहीं कर रहा है इस केस में, स्ट्रिंग को उसके पॉइंटर के साथ एक्सेस करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर आप सिंपल स्ट्रिंग जब भी रिफर होगी तो उसके एड्रेस से रिफर होगी, तो स्टार पीटीआर के बजाय हम लोग किसको रिफर कर दें, पीटीआर को। सेव कर लें। ये बस एक वार्निंग का जरूर ध्यान रखना आप, चूँकि यहाँ पर अब पॉइंटर कन्वर्जन में मेथड फॉरबिड हो गई है पॉइंटर के साथ में। तो ये आ जाएगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड वैल्यू इज ऑनलाइन और फिर डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो ये किस तरीके से चल रहा है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। पहले ये ऑनलाइन की लेंथ ऑनलाइन यहाँ पर पास हो गई पॉइंटर में, ये फॉरबिट की एरर आएगी आपको कुछ वर्जन्स के साथ में यहाँ पर कन्वर्जन को लेके कि ये पॉइंटर कन्वर्जन अलाउ नहीं करेगा उस केस में, पर वो रन कर देगा प्रोग्राम को वार्निंग के बाद। फ्यूचर में धीरे धीरे हम लोग इस प्रैक्टिस को छोड़ेंगे। लेंथ निकाल ली ऑनलाइन की 6, वो 6+1 7 की मेमोरी अलोकेट कर दी कैरेक्टर की यहाँ पर, फिर वहाँ पर डेटा कॉपी कर दिया। कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, बाद में हमने डिस्प्ले एड्रेस के थ्रू कॉल किया, और जब मेन फंक्शन टर्मिनेट होगा तो ये डिलीट जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट आप देख रहे हो यहाँ पर, इसके थ्रू कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये पूरी अलोकेटेड मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये डायनामिक कंस्ट्रक्टर के मैंने 2 एग्जांपल देखे, जब सिंगल वेरिएबल के साथ भी हम मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के लिए भी हम मेमोरी क्रिएट कर पाएंगे, उसको रन टाइम पर डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि डायनामिक कंस्ट्रक्टर का रोल क्या है, किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग में इस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।